हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। रैपिड रिवीजन वीडियो नंबर 2। 5 वीडियो जो कि आपके कवर करेंगे पूरे सिलेबस को। हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 5 जो कि है योगा। तो ये दोनों ही चैप्टर इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन पाना बहुत ही आसान है, लेकिन जब बात आ जाती है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स की तो वहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जिससे हम उनके लिए भी बेनिफिट ला पाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन जो डिसेबल नहीं है वो जैसे एजुकेशन पाता है, सेम उसी तरीके से एक जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है वो भी एजुकेशन पा पाए। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो इसका एम क्या है? अगर मैं बात करूं एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की, तो इसका एम है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, उनका फिजिकल ग्रोथ होना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनकी बॉडी जो होती है कई बार बाउंड हो जाती है और ग्रो करना बंद कर देती है। ठीक है, तो उनकी बॉडी को ग्रो करवाना विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दिस इज द मेन मोटिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। ओके, सेकेंड थिंग है मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ क्या बोलता है? उनके माइंड का लेवल बढ़ाना, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ाना, ये सब जब ग्रो होगा तो ये भी काम है हमारे एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। थर्ड नंबर आता है इसके अंदर सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। उनकी सोशल वैल्यूज को बढ़ाना ताकि वो और ज्यादा एंगेज हो पाए लोगों के साथ, उनके अंदर के इमोशंस को जगाना और इमोशनल जो बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स है उनको कंट्रोल भी करवाना। तो ये भी हमारे फिजिकल एजुकेशन का एम है, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, साथ ही साथ उनकी जो अंदर की जो खूबियां हैं, हर एक पर्सन के अंदर खूबी होती है, चाहे वो किसी भी हालात में हो या किसी भी कमियों के साथ हो। ठीक है, अगर वो इन खूबियों को बाहर निकालना, ये काम किसका? एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का, कि वो उनके अंदर के पोटेंशियल को समझे और उस पोटेंशियल को बाहर निकाले। ठीक है, अच्छा, टू प्रोवाइड स्पेशल प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ रेगुलर फिजिकल एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। हमें उनसे अलग अलग टाइप की हमें रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवानी चाहिए ताकि उनका पोटेंशियल और इंक्रीज होए। ठीक है, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो फिजिकल एजुकेशन में या फिजिकल एक्टिविटीज में आराम से पार्टिसिपेट कर पाए सेफली एंड सक्सेसफुली। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की। तो अगर मैं बताऊं ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है उनके मोटर स्किल्स को डेवलप करना। जो बेसिक एक्टिविटीज होती है जो कि मोटर स्किल्स हमारा हैंडल करता है, वो भी डेवलप करना। ठीक है, ताकि जो बच्चे दिव्यांग हैं वो इन समस्याओं से दूर होए और अपना एक नॉर्मल लाइफस्टाइल भी बिता पाए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है एनहेंस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज। बच्चों के अंदर सेल्फ स्टीम जगाना, उनकी सेल्फ इमेज जगाना। कई बार होता है ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा सप्रेस होकर रहने लग जाते हैं दूसरों से, क्योंकि वो अपने आप को इंफीरियर महसूस करने लगते। तो उन परेशानियों को दूर करना, दिस इज द वर्क ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। Ensure participation of students in physical education program। अलग अलग फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर उनको पार्टिसिपेट करवाना, उनका फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करवाना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो खुद को बचा सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी को बढ़ाना और उनको सोशल एडजस्टमेंट सिखाना। ठीक है, कि वो कैसे इस सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बल्कि हमें ये चीज़ दूसरों को भी सिखानी चाहिए कि वो कोई अलग लोग नहीं है, वो भी हमारे तरह ही है नॉर्मल। थोड़ी सी उनके साथ परेशानी होगी है तो हम क्यों ना उनको भी एक कंफर्ट फील कराएं। ठीक है, तो ये हमारी एक ड्यूटी है जो हमें करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आगे बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स, यानी कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडेप्टिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। तो बारी आती है स्पेशल ओलंपिक्स की। स्पेशल ओलंपिक्स क्या है? इट इज एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल विच इज ऑपरेटेड इन इंडिया।
ठीक है। अगर स्पेशल ओलंपिक्स की कहानी बताई जाए तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था इंटरनेशनली और ऑपरेट किया जा रहा है इंडिया में। जो फर्स्ट टाइम था ये हुआ था 1987 के अंदर एज स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया के नाम से, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम ओलंपिक में देखते थे ओलंपिक की एक ओथ होती थी, यहाँ पे भी स्पेशल ओलंपिक्स में भी एक ओथ होती है। इसका ओथ है क्या? वो है लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इनफ इन द अटेम्प्ट, ठीक है। यानी या तो मुझे जीतने दो, अगर मैं जीत नहीं सका तो कम से कम मुझे इतना साहस दो कि मैं एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे वो लोग बहुत ही हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए, ठीक है। मैं दो लोगों को बहुत ज्यादा मानता हूं, एक जो स्पेशल ओलंपिक्स प्ले करते हैं, एक जो पैरा ओलंपिक्स प्ले करते हैं, ठीक है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते हैं कि अपनी कमियों के बावजूद भी वो उन परेशानियों से लड़ के अपने आप को और ज्यादा बेटर इंप्रूव करके वो अटेम्प्ट भी करते हैं, खेलते भी हैं और compete भी करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बात करते हैं पैरालंपिक्स की। पैरालंपिक्स क्या है? अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी। जो भी डिसेबल एथलीट्स होते हैं उनके लिए आया है ये पैरालंपिक्स। यहाँ पे होता क्या है, ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था 1960 में। जैसे एक नॉर्मल ओलंपिक चलता है समर एंड विंटर गेम्स के साथ, वैसे ये भी चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके लिए एक अलग से कमेटी बनाई हुई है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जिसको प्यार से आईपीसी बोला जाता है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं हम डेफ ओलंपिक्स की। डेफ ओलंपिक्स क्या है? इट इज प्रीवियसली कॉल्ड वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम रख दिया है डेफ ओलंपिक्स। ये फर्स्ट टाइम हुआ था पेरिस 1924 में। जिन एथलीट्स का हियरिंग लॉस 55 डेसिबल से ज्यादा का है वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हियरिंग एड, कॉकलियर इम्प्लांट्स, इन सब का यूज करना स्ट्रिक्टली मना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ओलंपिक मोटो की, तो यहाँ पे मोटो है इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यानी कोई भी पर्सन किसी भी डिसेबिलिटीज में है, कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस यू आर कंपीटिंग, ओके। अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू आर वेरी मच ब्रेव इन दिस सेक्शन, ओके। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जनरली जो ऐसे नॉर्मल बच्चे होते हैं और ये जो बच्चे हैं जो कि इनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, ये अलग अलग सेक्शंस में रह रहे हैं एक साथ रहते हुए भी। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में ना एडजस्ट नहीं हो पा रहे। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या वो इतनी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रहे कि उनके साथ भी रह पाए, एडजस्ट हो पाए, और सेम स्पेस में रहते हुए भी आपस में सोशली इंटरेक्ट करे और compete करे एकेडमिकली, ओके। अच्छा, नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों जरूरत है? ताकि हम उनका सेल्फ एस्टीम को इंप्रूव कर पाए, उनके सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर पाए, उनकी सेंसिटिविटी को समझ पाए, ठीक है। और नॉर्मल बच्चे भी तो समझ पाएंगे, ठीक है। फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ को समझना, उनकी खामियों को समझना, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सेंसेस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उनके अंदर भी एक ऐसी भावना जगाना कि वो भी सेम सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं। हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स, ठीक है। जनरली उनके स्कूल्स जो होते हैं, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, उनके स्कूल्स अलग होते हैं, लेकिन उनको भी सेम लेवल पे एजुकेशन नहीं मिल पाती। क्योंकि जब बात आ जाती है हायर एजुकेशन की, तो वहां पे उनके लिए प्रॉपर एकेडमीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर वो एडजस्ट कर पाते हैं और सीख पाते हैं तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन के अंदर ही इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कैसे मैं इंक्लूसिव एजुकेशन को इंप्लीमेंट करवा पाऊं, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन थ्रू इंक्लूजन, हमारे सभी के पास राइट टू एजुकेशन है, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्पेशल ट्रेनिंग एंड नॉलेज टू द टीचर्स, टीचरों को भी अलग से तैयार करना ताकि वो भी उन बच्चों के साथ डील करना सीख पाए, ठीक है। सूटेबल एग्जामिनेशन एंड रेगुलर एनालिसिस, रेगुलरली उनको भी एनालाइज करना, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट देना, सिंपैथी नहीं देना, ठीक है। वो भी इक्वली हकदार है चीजों का, उनको सिंपैथी की जरूरत नहीं है, ओके। प्रॉपरली रिसोर्स प्रोवाइड कराना, रिलेशनशिप डेवलप करना, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, कौन बच्चा किस प्रॉब्लम के साथ है वो उसके हिसाब से अलग अलग एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है।
तो इंक्लूसिव एजुकेशन इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हर पर्सन की स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग मैं उनको चेंज कर पाऊँ, ठीक है। डेवलपिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजीज टू मीट द रिक्वायरमेंट, हमें प्रॉपर एक स्ट्रेटेजीज बनाकर तैयार रहना चाहिए कि मैं जो कमियां आने वाली है उनके साथ कैसे डील करूंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं रोल ऑफ प्रोफेशनल फॉर CWSN। किन प्रोफेशनल्स को भी हेल्प करनी चाहिए CWSN में। ओके, तो बात आती है स्कूल काउंसलर। काउंसलर जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब बात आती है CWSN वाले बच्चों की, क्योंकि वही एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत क्लोज रहेगा उसके स्कूल टाइम पे, ठीक है। काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जो भी बच्चे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ है, जो भी बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे काउंसलर का रोल ये आता है कि उनको कंसोल करना, उनको और अच्छे तरीके से कंफर्ट फील कराना, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ अपने तरीके से डील कर पाए, ठीक है। अगला जो रोल आता है वो आता है फिजिकल एजुकेशन टीचर का। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस फिजिकल एजुकेशन टीचर का कि वो हेल्प करे उसको फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रांग होने में, ठीक है। उसके इमोशंस को कंट्रोल करवाना, उसे एक्सरसाइजेस करवाना ताकि उसके मोटर स्किल्स डेवलप हो, वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन पाए, ठीक है। तो ये सारा काम है फिजिकल एजुकेशन टीचर का। साथ ही साथ अब बात आती है फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो टाइम टू टाइम उनके नॉन प्रॉपर फंक्शनल ऑर्गन्स को या पार्ट्स हेल्प करेगा कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसको वर्किंग बनाया जा सके। जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको बोलना सिखाने में और अच्छे तरीके से कैसे कन्वर्सेट करना है लोगों के साथ, कैसे अपनी बात को और अच्छे तरीके से रखे जा सकते हैं, ये सिखाएंगे उनको स्पीच थेरेपिस्ट। साथ ही साथ आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर्स। ये वो लोग हैं जो कि स्पेशली ट्रेंड है डील करने के लिए इन्हीं बच्चों के साथ कि उनको और किस तरीके से अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे से अच्छी थेरेपी देना, ताकि वो और ज़्यादा। तो ये था चैप्टर पूरा, यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। हमें समझना पड़ेगा CWSN को। अगर हम खुद रिलेट कर पाएंगे तो हम उससे रिलेटेड आंसर्स भी बहुत अच्छे लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे होता है ये चैप्टर समाप्त। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना अगला चैप्टर। तो बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है चैप्टर 5 यानी योगा। ओके, तो योगा का मतलब अगर मैं समझाऊं तो योगा जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है युज वर्ड से जिसका मतलब होता है टू यूनाइट यानी जोड़ना। योगा का मतलब अगर समझा जाए, योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना ही योगा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। योगा करना क्यों जरूरी है, इससे क्या बेनिफिट्स है। अगर बेनिफिट बात करूं मैं फिजिकल बेनिफिट की, यानी हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट होगा, तो हमारी बॉडी फिजिकली प्योरीफाई होती है, ठीक है। योगा की कई सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हमारी बॉडी के अंदर की जो भी इम्प्योरिटी होती है वो बाहर निकल के आती है। प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, कई डिजीजेस में भी बहुत हेल्प करता है उसको क्योर करने में और उनको दूर रखने में भी, ठीक है। करेक्शन ऑफ पोस्चर, हमारी बॉडी का पोस्चर को करेक्ट करने में, हमारी हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में। तो ये हो गए हमारे फिजिकल बेनिफिट्स। अगर मैं बात करूं सोशल बेनिफिट्स की, तो ये हमारे अंदर सोशल क्वालिटीज को डेवलप करता है, हमारे रिलेशनशिप्स को सुधारता है। कैसे हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, साथ में योगा करते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है और हमारी सोशल क्वालिटीज जो होती है वो इंप्रूव होती है। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं मेंटल की, ठीक है। हमारा मेंटल हेल्थ में कैसे हेल्प करता है हमारा योगा, तो ये हमारे रिड्यूस करता है हमारा मेंटल टेंशन, क्योंकि योगा के अंदर कई सारे ऐसी ध्यान लगाने की क्रियाएं होती है जो कि हमारे मेंटल पीस में हेल्प करती है। हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराना, हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव करना, हमारी मेमोरी पावर इंप्रूव करना और साथ ही साथ हमारे विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना। तो ये सारा ही काम है योगा का। ओके, साथ साथ आता है स्पिरिचुअल। जैसे कि हमने बात किया था आत्मा को परमात्मा से मिलाना, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो है ही, ठीक है। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्रू आसन्स, हम अलग अलग आसन्स करके स्पिरिचुअली डेवलप करते हैं खुद को, अपनी मेडिटेशन पावर बढ़ाते हैं और अपने मोरल वैल्यूज को, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो योगा केवल और केवल आसन्स करना ही नहीं है, योगा बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। आसन जस्ट एक छोटा सा पार्ट है योगा का, ठीक है। तो योगा के अंदर अगर आप स्टडी करते हो आगे भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसके लिए। अच्छा, हम आगे बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो योगा के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है यम, ठीक है। यम का अर्थ क्या है, यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग,
ठीक है। अष्टांग योग का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है यम। ये इसलिए प्रैक्टिस किया जाता था ताकि पर्सन का जो माइंड है, किसी भी एक पर्सन का जो माइंड है वो वायलेंस से दूर रहे, ठीक है, वो हिंसा की तरफ ना जाए, ओके, वो नॉन वायलेंस को ज्यादा अपनाए, ओके। अच्छा, तो यम का अगर मैं बात करूं किन किन चीजों पे फोकस करता है, वो करता है अहिंसा पे, ठीक है, यानी नॉन वायलेंस पे, यानी लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। ब्रह्मचर्य पे, ब्रह्मचर्य के बारे में आई गेस सबको पता होगा। थर्ड है सत्य पे, कि भाई हमेशा सत्यवादी रहो, ओके। फिर है अपरिग्रह पे और आस्ते पे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स है यम के। अच्छा, जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो है नियम। नियम का अर्थ क्या है? नियम इज द एथिकल प्रैक्टिस रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स बॉडी एंड सेंसेस। जो नियम है वो बात करता है हमारे एक पर्सन की कैसे बॉडी और उसके सेंसेस को वर्क करना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है शौच। शौच का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, कि अपनी जो इंटरनली जो हमारा इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो जाती है उसको बाहर निकालना। और ये कई क्रियाओं से ऐसा किया जाता है, इसको दूर किया जाता है। जैसे कि नेति क्रिया, जिसके अंदर हम नाक से पानी डाल के निकालते थे ताकि हमारे नॉस्ट्रल्स का जो वेस्ट है वो बाहर निकल पाए। तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज थी, ठीक है। तो शौच का मतलब यानी अपनी जितनी भी इम्प्योरिटीज है बॉडी के अंदर, जो फिजिकल इम्प्योरिटीज है उनको निकालना, ठीक है। नेक्स्ट आता है संतोष। संतोष का मतलब है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हम अपने आप को किस तरीके से हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को सेटिस्फाइड रखें, दिस इज संतोष, ओके। उसके नेक्स्ट आता है तप। तप का अर्थ है सारी डिफिकल्टी, सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करना और अपना ध्यान एक सिंपल गोल की तरफ बढ़ाना। यानी जितनी भी परेशानियां, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है सबको हटाओ और अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित रखो अपने गोल पे, दिस इज तप। उसके बाद आता है स्वाध्याय। इसका मतलब होता है कि स्टडी करना वेद की, ग्रंथ की, उपनिषद की, ठीक है। जब हम गीता, ये डिवोशनल चीजों को पढ़ते हैं, दिस इज स्वाध्याय, ओके। लास्ट है इसके अंदर ईश्वर परिधन, ठीक है। ईश्वर परिधन का अर्थ है कि हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं हम ये ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दो ईश्वर को, ठीक है। दिस इज नियम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आसन। आसन का अर्थ क्या है? आसन का मतलब है कि अपनी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के अंदर रखना, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स के अंदर रखना, ठीक है। अब ये ऐसे रखने से फायदा क्या होगा? हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, हम एजाइल बनेंगे, हमारी एजिलिटी इंप्रूव होगी और हमें यंग रहने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो ओल्ड एज के टाइम पे हमारी कई सारी एक्टिविटीज होने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बूढ़े लोगों के घुटनों में पेन रहता है, वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर वो आसन से जुड़े रहेंगे तो वो हमेशा यंग रहेंगे। यंग रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी एज नहीं बढ़ेगी, यंग रहने का मतलब ये है कि तुम फिट रहोगे, ओके। इट इंप्रूव्स फिटनेस, ठीक है, हमारा फिटनेस को इंप्रूव करेगा। एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, यानी हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली वर्क करने में हेल्प करेगा। योगासन के अंदर बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स को बहुत ही ओपन कर देते हैं और उनकी फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं, ठीक है। हेल्प इन रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी को रिलैक्स करना, हमारे माइंड को रिलैक्स करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे आसन, ठीक है। कैन बी परफॉर्म बाय एनी वन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस। एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप किसी भी एज के हो, अगर आप आसन करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राणायाम की, ठीक है। प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणायाम का मतलब होता है कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। तो सुना होगा, देखा भी होगा, बाबा रामदेव जब नॉस्ट्रिल से अपने एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते थे, दूसरे से निकाल देते थे, लगातार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते थे, तो दैट इज प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या होता है कि भाई इनहेल करो, यानी सांस को अंदर लो, उसको होल्ड करो और एक्सहेल करो, ठीक है। दिस इज प्राणायाम। और उसके कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं करने के, ठीक है। ये हेल्प क्या करता है? ये हेल्प करता है हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है तो उसको कंट्रोल करने में, बहुत ज्यादा ही लो है तो उसको बढ़ाने में, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है? हमारा बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी खाते हैं मोटे हो जाते हैं। एक पर्सन कोई ना कोई फ्रेंड आपका होगा जो भर के खाता है फिर भी मोटा नहीं होता, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सारा कुछ मेटाबॉलिज्म पे, ओके। इट एनहेंसेस फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स एंड प्रोवाइड लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ को लंबा करने में, ठीक है, हमारा हार्ट जब अच्छे से वर्क करेगा, हमारे लंग्स अच्छे से वर्क करें, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाली है और उनकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं और बात करते हैं प्रतिहार की। ठीक है, प्रतिहार का मतलब क्या है? इट इज सेल्फ कंट्रोल, यानी कंट्रोल करना अपने सेंसेस के ऊपर ही प्रतिहार है। ठीक है, इट मेक्स सेंसेस इररिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी एक्सटर्नल फैक्टर यानी जो बाहर की जितनी भी दुनिया है, ठीक है, जो भी हमें अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, उनसे मोह से दूर हो जाना, दिस इज प्रतिहार। ठीक है, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना, अपने माइंड पे कंट्रोल करना, अपने हार्ट पे कंट्रोल करना, दिस इज प्रतिहार। ओके, बाहर से हमें प्लेजर की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी इतना फुली सफिशिएंट है कि हम खुद से ही अपना प्लेजर को बना सकते हैं। ठीक है, कोई लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, कोई प्रॉपर्टी की तरफ अट्रैक्ट होता है, कोई पैसों की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये सारी मोह है। ठीक है, मोह से दूर होके, माया से दूर होके, अपना खुद से सेल्फ कंट्रोल लाके खुद से सेटिस्फाई होना, ठीक है, सेल्फ प्लेजर देना। ठीक है, दिस इज प्रतिहार। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, धारण। धारण का अर्थ है, धारण इज द मेंटल एक्सरसाइज, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन वन फोकल पॉइंट। ठीक है, धारण का मतलब क्या है? ये अपने दिमाग को एक पॉइंट पे, एक चीज के बारे में सोचते रहो। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारे मेंटल एक्सरसाइज है, हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए। अगला आता है हमारे पास ध्यान। ध्यान का अर्थ क्या है? अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक लंबे टाइम में हम कितना ज्यादा एक चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, दिस इज ध्यान। ठीक है, लास्ट है इसके अंदर समाधि। समाधि इज द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा के से मिलन करवाना, दिस इज समाधि। ठीक है, तो योगा के ये सारे एलिमेंट्स थे जो कि एक एक चीज को कवर करते हैं। तो अब ज्यादा एहसास हुआ होगा आपको कि योगा केवल और केवल आसन के ऊपर नहीं है, वो और भी बहुत सारी बातें बताता है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं मीनिंग ऑफ आसन्स। जो मेन आज तक हम सोचते आए हैं योगा होता क्या था, दिस इज व्हाट दिस इज। ओके, तो अब बात कर रहे हैं हम आसन की। आसन क्या है? द एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन एनी पोजीशन इज कॉल्ड आसन, यानी मैं किसी भी पोजीशन में आराम से बहुत देर तक बैठ सकता हूं, दिस इज आसन। ठीक है, अपना देखो, जब भी है ना फॉरेनर्स को देखना, वो डीप, जैसे हम इंडियन टॉयलेट्स के अंदर बैठते हैं डीप स्क्वाट पोजीशन में, वो कभी नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी पोस्चर इतना खराब हो चुका होता है, क्योंकि वेस्टर्न लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है हमारे ईस्टर्न लाइफस्टाइल से। ठीक है, हमारे इंडिया जो है वो बहुत लाखों गुना करोड़ों गुना अच्छा है उनसे। ओके, तो हमारे आसन्स जो है वो क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं कंफर्टेबली बैठने में। ठीक है, अच्छा, इन आसन बॉडी इज केप्ट इन वेरियस पोजीशन इन सच अ वे दैट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी बिकेम मोर एफिशिएंट, यानी हम आसन में वो सारे पोजीशंस के अंदर अपनी बॉडी को लाते हैं जिससे हमारी ऑर्गन्स की, हमारे ग्लैंड्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाए, वो और ज्यादा एफिशिएंट हो पाए, वो और ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाए। अगर हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड हेल्दी रहेंगे तो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ ये हमारे इंप्रूव करता है हमारे मेंटल पीस के अंदर, हमारी बॉडी को एफिशिएंसी बढ़ाने के अंदर, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आसन। अगर मुझे आसन को बांटना पड़े तो मैं किन हिस्सों के अंदर बांटूंगा? तो आसन को हम जनरली 3 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट इज मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन वो आसन है जहां पे हम अपनी मेडिटेशन पावर के ऊपर काम करेंगे और अपनी मेडिटेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि वीरासन करना, पद्मासन करना। ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो होते हैं मेडिटेटिव आसन। सेकंड इज रिलैक्सेटिव आसन, जहां पे हम बॉडी को फटीग से दूर करना, यानी थकान से दूर करके अपना मेंटली, अपना फिजिकली, अपनी जो भी थकान है उन सबको दूर करना, दिस इज रिलैक्सेटिव आसन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मकर आसन और शवासन। ठीक है, नेक्स्ट आता है करेक्टिव आसन्स। ठीक है, करेक्टिव आसन्स आर दोज आसन्स जिसके अंदर हम अपनी बॉडी को है ना सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, पोस्चर के अंदर वापस लाना। ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना ताकि हम एक जो न्यूट्रल पोजीशन है, देखो कई लोगों का होता है कि भाई बैक बहुत ज्यादा कर्व होगी, ठीक है, कई लोगों के कंधे झुक गए, तो पूरा एक करेक्ट पोस्चर को बना के रखना, ये करता है हमारा हेल्प करेक्टिव आसन। इसके एग्जाम्पल है हलासन, चक्र आसन, मयूर आसन। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मीनिंग ऑफ प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम जो है वो 2 वर्ड से बना है, जिसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है प्राण। ठीक है, जिसका मतलब होता है लाइफ फोर्स। जो बोलते हैं ना हम शरीर के अंदर हमारे प्राण है, तो प्राण इज लाइफ फोर्स, हमारे शरीर के अंदर अभी जीवन है यानी लाइफ फोर्स है। दूसरा वर्ड जो है वो है आयाम। ठीक है, जिसका मतलब होता है कंट्रोल।
तो प्राणायाम का अगर मैं मतलब समझाऊं तो दिस इज द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राण, यानी मैं अपनी आत्मा को, अपने लाइफ फोर्स को किस तरीके से कंट्रोल करता हूं, दिस इज प्राणायाम। ठीक है, तो बहुत डीप मीनिंग है इस वर्ड का। अच्छा, अगर पार्ट्स ऑफ प्राणायाम बताई जाए कि प्राणायाम के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो फर्स्ट इज पूरक, पूरक यानी इनहेलेशन, यानी आप सांस को अंदर लेना। सेकंड जो आता है वो आता है रेचक, रेचक यानी एक्सलेशन, यानी सांस को बाहर छोड़ना। पूरक और रेचक यही क्रियाएं हैं जिसके थ्रू पूरा प्राणायाम होता है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ आता है कुंभक, कुंभक यानी रिटेन ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले सांस को अंदर ली जाता है, ठीक है, पूरक किया जाता है, फिर सांस को रोक के रखा जाता है यानी कुंभक होता है, और फिर उसका रेचक होता है यानी एक्सेल कर देता है, हम सांस को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही सारा पार्ट है पूरा का पूरा प्राणायाम में। चलिए आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ क्या है? तो मेडिटेशन क्या है? हमारी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है। ठीक है, हम अपने माइंड को किस तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं, किस तरीके से ध्यान लगा पाते हैं। ठीक है, बिना किसी डाइवर्जन के, मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा, अपना माइंड को बिल्कुल काम करने के लिए और बिल्कुल कुछ चीज के बारे में ना सोचना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। कभी ट्राई करना कि अपने माइंड को बिल्कुल भी किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए ऋषि मुनि जो होते थे वो सालों साल पहाड़ों के बीच में गुजार देते थे कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे, ताकि उनका कभी भी ध्यान भटके ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल अटेन्स द कंसंट्रेशन दैट whatever he or she thinks or imagine start seeing them clearly, it is a stage of ध्यान। ठीक है, अगर ध्यान के बारे में बताऊं कि हम इतने कंसंट्रेशन पावर में चले गए कि हम जो सोच रहे हैं वो हम फील कर पा रहे हैं, हम वो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ध्यान की बहुत बड़ी स्टेज है। ठीक है, हम जो सोच रहे हैं मन के अंदर आंखें बंद करके, वो हमारे सामने असली में हो रहा है। यानी सोचो, जो आप सोचोगे वो आपको मिल गया। तो ये तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही तो हुआ कि मुझे किसी और एक्सटर्नल मोह की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने जस्ट सोच के अपने अंदर ही ये फील कर लिया कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। चलिए आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ शुद्धि क्रिया, जो कि मैंने बताया हमारे योगा जो होता है हमारी बॉडी को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। तो वो कौन सी शुद्धि क्रियाएं हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी प्योरीफाई होती है? तो फर्स्ट है उसके अंदर द इनर क्लीनिंगनेस ऑफ आवर बॉडी इज डन बाय शुद्धि क्रिया। यानी शुद्धि क्रिया के अंदर मेन काम क्या होता है? हमारी बॉडी का जो इनर क्लीनिंग है, ठीक है, हमारे वेस्ट को, अंदर के जो वेस्ट है उसको बाहर निकाला इस शुद्धि क्रियास। जो शुद्धि क्रियास है वो की जाती है बहुत सारी एक्टिविटीज के द्वारा, बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा, जिसके अंदर फर्स्ट आता है नेति, और है धुलकी, फिर है बस्ती, फिर है नौली। ठीक है, तो ये कुछ क्रियाज है जो कि अलग अलग चीज़ों से, हम अलग अलग तरीकों से अपना जो भी वेस्ट कलेक्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है योगा फॉर कंसंट्रेशन। हम कौन से ऐसे योगासन करें या कौन सी ऐसी चीजें करें जिससे हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव हो पाए। तो योगा जो है बाय नेचर बहुत ही हेल्पफुल है अगर हमें इंप्रूव करना हो हमारा कंसंट्रेशन पावर। ये हेल्प कैसे करता है? हमारे पास कई सारी मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस होती है, योगिक आसन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे माइंड को ट्रेन करने में और उसको रिलैक्स्ड स्टेट तक पहुंचाने में। तो ये रोल है बहुत बड़ा योगा का, कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करना और हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ आसन्स को। तो जो आसन है, फर्स्ट है सुखासन। सुखासन का मतलब क्या है? ये दो वर्ड से जुड़ के बना है। द फर्स्ट वर्ड इज सुख, दैट मीन्स प्लेजर, और सेकेंड है आसना, जिसका मतलब होता है पोस्चर। तो सुखासन का मतलब ऐसा पोस्चर बनाओ जिससे तुम्हें सुख हो। जिसका अगर मैं बेनिफिट के बारे में बात करूं, ये पोस्चर वैसे दिखता कुछ इस टाइप से है। इसके जो बेनिफिट है ये क्या है? ये इंप्रूव करता है हमारे कंसंट्रेशन को, हमारा ग्लैंडुलर फंक्शनिंग को, यानी हमारी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है। लेग स्ट्रेंथ, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, हमारा पोस्चर इंप्रूव करेगा, स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, एंजाइटी को हटाएगा, अर्थराइटिस और नॉकनी जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करता है, हमारे बैक को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। तो ये है कुछ बेनिफिट्स। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात करो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो कि नी इंजरीज है, जिनको जॉइंट प्रॉब्लम्स है, उनको ये आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए लंबे टाइम तक, क्योंकि फिर इस आसन की वजह से उनको पेन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले आसन पे, जिसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन जो है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, जहां पे हम अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करते हैं।
और अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। इसका बेनिफिट के बारे में बात करूं तो ये हमारी हेल्प करता है हमारा फिजिकल और मेंटल बैलेंस को बनाने में, हमारी ओबेसिटी को दूर करने में, हमारी गट रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, डाइजेस्टिव इश्यूज को प्योर करने में, ठीक है, हमारे बॉडी पोस्चर को इंप्रूव करने में, हाइट बढ़ाने में। जो भी बच्चे इस टाइम पे हैं और अपनी हाइट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो देख लो, ताड़ासन जो है वो बहुत हेल्प करेगा आपकी हाइट बढ़ाने में, ठीक है। इंप्रूव कंसंट्रेशन, ओके, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत इंप्रूव होता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? पर्सन विद लो ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है, उनको ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। हेडेक और इंसोमिनिया जैसी प्रॉब्लम यानी स्लीपिंगनेस होता है तो वो ना करें। जो भी ब्लड सर्कुलेशन या फॉल्टी वेल्व्स वाली प्रॉब्लम है, जिनके वेल्व्स खराब होते हैं, वो भी ये एक्सरसाइजेस ना करें। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसन पे, जो कि है पद्मासन। पद्मासन का मतलब क्या होता है? लोटस पोस्चर बोला जाता है। पद्मा मीन्स लोटस और आसन का मतलब तो होता है ये पोस्चर। तो जो लोटस पोस्चर है दिस इज पद्मासन, जो कि कुछ इस पोजीशन के अंदर हम बैठते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इस पोजीशन के अंदर बहुत देर तक बैठते हैं तो हमारा माइंड और कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होता है, हमारी ब्रेन जो है वो काम होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारा एब्डोमेन और स्पाइन रिलेटेड जो इश्यूज है वो दूर होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है और हम अपना एब्डोमिनल फैट तक भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी किनको नहीं करना है? लो नी फ्लेक्सिबिलिटी, जिनकी नी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो वो ना करें, क्योंकि नी में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाएगा। फिर वीक और इंजर्ड नीज, अगर आप पहले से ही कोई नी रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे हैं तो ना करिए। और साथ ही साथ अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, साइटिका इज अ पेन जो कि हमारे हिप से लेके पूरा एंकल तक जाता है, ठीक है, जो एक मतलब वेन सी होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत पेन होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो पद्मासन ना करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं शशांक आसन। शशांक आसन का मतलब ये कुछ पोस्चर इस टाइप से दिखता है। शशांक आसन के अंदर क्या होता है, हम अपनी बॉडी को फटीग से रिलीव करते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी परेशानियों को दूर करते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। जिनको डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है यानी स्लिप डिस्क वाली जैसी चीजें हैं तो वो थोड़ा हेल्प करता है, उनको रिलीज करने में रिलीफ प्रोवाइड कराता है, स्पाइन को मोर फ्लेक्सिबल बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, मेमोरी पावर को इंक्रीज करना, डायबिटीज को कंट्रोल करना, ये सारे कुछ बेनिफिट्स है। किनको नहीं करना है? लो नी फ्लेक्सिबिलिटी, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनका डिस्क ऑलरेडी स्लिप्ड है वो नहीं करे, लेकिन जो अपने बचाना चाहते हैं, जिनको थोड़ी सी इश्यूज है, पेन वगैरह, वो कर सकते हैं, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स इनको ना करें। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिलैक्सेटिव टेक्निक फॉर इंप्रूविंग कंसंट्रेशन। मैं ऐसी कौन सी टेक्निक को अपना सकता हूं जिससे मेरा कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो? तो यहां पे बात आती है योग निंद्रा की, ठीक है। योग निंद्रा क्या है? योग निंद्रा एक रिलैक्सेटिव मेथड है जो कि हमें गाइड करता है रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। ये गाइडेड रिलैक्सेशन बोला जाता है इसको। ये हमारे माइंड और बॉडी दोनों पे ही इफेक्ट डालता है, ठीक है। साइकिक स्लीप यानी स्लीप विद अवेयरनेस, हम सोते रहे हैं लेकिन हमारे माइंड अवेयर है, ठीक है। ये योग निंद्रा कुछ इस टाइप का स्लीपिंग स्टेट होता है, ठीक है। अ स्टेट ऑफ योग निंद्रा इज अ स्टेट बिटवीन स्लीप एंड अवेकफुलनेस, यानी आप पूरी तरीके से सोए भी नहीं है और पूरी तरीके से जाग भी नहीं रहे, तो जो बीच का कुछ होता है दैट इज योग निंद्रा, जो कि हमारा हेल्प करता है हमारे माइंड को और बॉडी को बहुत ही बड़े स्टेट तक पहुंचाना, रिलैक्स करके उसमें, ठीक है। योग निंद्रा जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, हम शवासन वाले पोजीशन के अंदर लेट जाते हैं और पूरा का पूरा ध्यान लगा के जो भी आपको करवा रहा है उसकी बातों को सुनते हैं और सोते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है बात, ये बेनिफिट क्या करता है? हमारा टेंशन को रिलीज करना, हमारे माइंड को रिलैक्स करना, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को जगाना, ठीक है, हमारी मेमोरी पावर को इंप्रूव करना, हमारी लर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करना, ठीक है। बड़े बड़े काम कर रहा है, यानी ये देखिए आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं योगा के थ्रू, योग निंद्रा के थ्रू भी, ठीक है। हमारे हीलिंग पावर को बढ़ाना, हमारे विल पावर को बढ़ाना, ठीक है, हमारी कई सारी डिजीजेस से, साइकोसोमैटिक डिजीजेस से दूर करना, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स है योग निंद्रा के। ओके,
तो ये था सारा चैप्टर। अगर कोई भी पार्ट आपको लगता है यहाँ पे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होना चाहिए था तो आप चेक करिए प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी हर एक पार्ट की। ठीक है, आप आई बटन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं उस लिंक तक। सो थैंक यू सो मच। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा रैपिड रिवीजन वीडियो नंबर 3। टोटल 5 वीडियोस होने वाली है, ये होगा वीडियो नंबर 3 अगला। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।